आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से ITR 1 की फाइलिंग की जाती है एंड उसका क्या पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ITR 1 फाइलिंग जो होती है वो सिंपली उनके लिए मैंडेटरी है या उन्हें फाइल करने की ज़रूरत है जिनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सैलरी होता है। मतलब जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो सैलरीड पर्सन होते हैं, उन लोगों के लिए ITR 1 जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो ITR 1 का जो फाइलिंग है वो किस तरीके से किया जाएगा और क्या-क्या डिटेल्स आपको सबमिट करने की ज़रूरत है, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले ITR 1 जो है वो बेसिकली आप 2 मोड से सबमिट कर सकते हैं। एक तो होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन। आप ऑनलाइन के मोड से भी सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन के मोड से भी सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए एक ऑफलाइन यूटिलिटी रहता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एक एक्सेल में आता है और एक CSV फाइल बेसिकली आता है। तो CSV फाइल को आप डाउनलोड करके उसमें सारे डिटेल्स फिलअप करके आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं ऑनलाइन मोड किस तरीके से सबमिट की जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइए हम लोग स्टेप वाइज चेक करते हैं। सो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है कि आपको क्या करना है, इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करना है। आपको सिंपली जाकर के गूगल पे सर्च करना है incometax.gov.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, कुछ ये इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसमें जाकर के लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। स्टेप नंबर 2 पर हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या दिखेगा, आप जैसे ही डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे डिटेल्स दिखेगा। जो डैशबोर्ड रहेगा, ऑप्शंस, ई फाइल रहेगा, ऑथोराइज्ड पार्टनर सर्विसेज, ऐसे कुछ डिटेल्स आपको दिखेंगे। आपको सिंपली ई फाइल पे क्लिक करना है। ई फाइल पे क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जिसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करना है। इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करने के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, आपको क्या सेलेक्ट करना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद आपके पास स्टेप नंबर 3 आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से साल का आप ITR फाइल करना चाहते हैं। तो हमें ये समझना है कि असेसमेंट ईयर हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, ना कि प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिस साल हमने जो पिछले साल जो इनकम कमाई है, जो इनकम अर्न किया है पूरे साल भर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसका हम लोग टैक्स जो है वो नेक्स्ट ईयर फाइल करते हैं। जिस ईयर हम लोग फाइल करते हैं उस साल को असेसमेंट ईयर कहा जाता है और पिछले साल जिस साल हम लोग इनकम अर्न करते हैं उसे प्रीवियस ईयर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे असेसमेंट ईयर 23-24 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 22-23 2022 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो भी इनकम आपने अर्न किया है, जनरेट किया है, उसका असेसमेंट जो है वो 23-24 में होगा। तो उसका फाइलिंग आपको 2023-2024 में करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग ऑनलाइन मोड देखने वाले हैं, तो आपको मोड जो है वो ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू बटन। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमें स्टेप नंबर 4 फॉलो करना है। स्टेप नंबर 4 में आपको 2 चीजें दिख रही होंगी, एक तो रिज्यूम फाइलिंग, दूसरा स्टार्ट न्यू फाइलिंग। ये कब आता है रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन और कब स्टार्ट न्यू फाइलिंग हमें करना पड़ता है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करने के बाद, अगर आपने इससे पहले कभी भी ITR फॉर्म भरा हो, मतलब सबमिट नहीं किया है, आपने सिर्फ क्या किया है, आपने कोशिश की थी जाकर के लॉगिन करके खुद से भरने की और आपने क्या किया, उसे आधा अधूरा फिलअप करके छोड़ दिया, तो उस केस में आपको रिज्यूम का ये ऑप्शन दिख जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपको ये स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो फिर आपको रिज्यूम का ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग आपको, हम लोग ये मान करके चलते हैं हम लोग फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं और आपको क्या ऑप्शन दिखेगा, सिर्फ स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको स्टेप नंबर 5 फॉलो करना है। स्टेप नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, स्टेटस एज एप्लीकेबल टू यू एंड क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेटस सेलेक्ट करना है। सैलरी बेसिकली एक इंडिविजुअल को ही मिलता है, तो इसीलिए हमेशा एक इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करना है। HUF एंड अदर्स बेसिकली आपको सेलेक्ट नहीं करना है, तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पे प्रेस कर देना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा फॉर्म आप सबमिट करने वाले हैं, मतलब कौन सा फॉर्म का फाइलिंग करने वाले हैं। तो जैसा हमने आप बताया है पहले ही कि आज हम लोग देखने वाले हैं सैलरीड पर्सन बेसिकली कैसे, किस तरीके से क्या क्या डिटेल्स उनको सबमिट करना पड़ता है ITR फाइलिंग करते समय। तो यहाँ पर ITR 1 जो है वो आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं सैलरीड पर्सन, सैलरी इनकम कौन से फॉर्म में सबमिट की जाती है, उसका फाइलिंग है कौन से फॉर्म में होता है। तो ITR 1 हमें सेलेक्ट करना है। ITR 1 सेलेक्ट करने के बाद हमें
प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से डिटेल्स दिख जाएगा, ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न 1। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप, प्रीफिल्ड डिटेल्स है उसको आपको क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जो कुछ डिटेल्स आपको बच गए हैं वो डिटेल्स आपको फिलअप करना है एंड लास्ट में आपको वेरीफाई करके सबमिट कर लेना है। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सो क्लिक करना है लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या करना है, अब हमें यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, कुछ कुछ डिटेल्स सबमिट करने हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो किस रीजन से क्यों आप ITR फाइल करना चाहते हैं वो रीजंस आपको यहाँ पर बताना है। ये देखिए यहाँ पर रीजंस पूछा गया है। तो पहला कारण क्या है कि आपका इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। जैसे कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर 2.5 लाख है तो आपका इनकम 3 लाख हो गया या 5 लाख रुपया हो गया, तो वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अगर वैसा सिचुएशन है तो आपको ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना है। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन्ड कंडीशन। तो यहाँ पर नीचे में जो कंडीशंस दिए हुए हैं अगर उसमें से किसी एक में भी आप फुलफिल होते हैं तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आपने खर्चा इनकर किया, इनकर एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 lakhs फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन ट्रैवल के लिए आपने 2 लाख या उससे ज्यादा का खर्चा कर लिया है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। या फिर आपने खर्चा किया है अमाउंट एग्रीगेट ऑफ एक्सेडिंग 1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके घर में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है उसका जो बिल आया है वो 1 लाख से ज्यादा का है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न एज पर अदर कंडीशंस। कोई अदर कंडीशंस गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्पेसिफाई किया गया है तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशंस आप नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, अदर्स को सेलेक्ट करके प्रोसीड कर लें। जैसे ही हम लोग वो सारे डिटेल्स सबमिट करेंगे उसके बाद जब हम लोग प्रोसीड करेंगे तो हमें यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिखेंगे। इस 5 पॉइंट्स में आपको क्या करने हैं, पूरे डिटेल्स सबमिट करने हैं। पहला पॉइंट में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, दूसरा में आपको सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम आपका कितना है, आप कहाँ कहाँ से पैसे अर्न कर रहे हैं। थर्ड में आपसे पूछा जाएगा टोटल डिडक्शंस आपका कितना है। फोर्थ में आपसे पूछा जाएगा आपने ऑलरेडी कितना एडवांस टैक्स पे कर रखा है, या आपने TDS कुछ पे कर रखा है, या आपने प्रोफेशनल टैक्स कुछ पे कर रखा है। अगर ऐसा कुछ है तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर सबमिट करने की जरूरत है पॉइंट नंबर 4 में। उसके बाद आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये है आपका लास्ट पॉइंट। तो जब आपका इनकम आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम आप सबमिट कर लेंगे, डिडक्शंस उसमें से जो भी एक्सपेंसेस आपका है वो माइनस कर लेंगे, जो आपने टैक्स पे कर रखा है वो माइनस कर लेंगे। उसके बाद जो इनकम आपका जनरेटेड था, जो ग्रॉस टोटल इनकम था, उसमें से अब आपको कितना और पे करने की जरूरत है, जो आपने ऑलरेडी पे कर रखा है उसके बाद वो आपको लायबिलिटी में दिखेगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो हम लोग इस पूरे 5 पॉइंट्स को इन डिटेल्स देखते हैं, किस तरीके से इन सभी डिटेल्स को फिलअप करना है, कहां पर डिटेल्स आपको वेरीफाई करना है। हम सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 गो थ्रू करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या पूछा गया था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो अभी हमें क्या करना है, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में डिटेल्स भी फिल करनी होंगी एंड कुछ हमें चीजें वेरीफाई करने की जरूरत है। कुछ प्रीफिल्ड डिटेल्स भी रहेंगी, प्रीफिल्ड डिटेल्स जिसको सिर्फ आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपसे क्या क्या डिटेल्स पूछी जाती हैं या फिर आपको क्या क्या डिटेल्स वेरीफाई करने की जरूरत है। सो वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपका प्रोफाइल में क्या पूछा जाता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड द लास्ट नेम। उसके बाद आपका पैन नंबर, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं फर्स्ट टाइम तो उसी समय ये सारे डिटेल्स फील्ड हो जाते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ एज पर द पैन कार्ड ले लिया जाता है। आधार नंबर आपने अगर सबमिट नहीं करा था तो अभी आप सबमिट कर लीजिए। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, एनरोलमेंट ID है, तो आप वो एनरोलमेंट ID को सबमिट कर लें। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको फिलअप करना है, मतलब आपको आपका एड्रेस फिलअप करना है, मोबाइल नंबर फिलअप करना है, ईमेल ID आपको फिलअप करना है। जब वो सारे डिटेल्स आप फिलअप कर लेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या फिर आप एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है, या फिर आप कुछ अदर्स ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पर हम लोग सैलरीड इनकम देखने वाले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट कर लेना है सेक्शन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप जो ITR फाइल कर रहे हैं वो अंडर विच सेक्शन आप फाइल करने वाले हैं। तो ये 139 सबसेक्शन 1 आपको तब लेना है जब ऑन और बिफोर ड्यू डेट आप फाइल करते हैं। अगर आप बिलेटेड रिटर्न ड्यू डेट के बाद अगर फाइल कर रहे हैं तो 139 सबसेक्शन 4 लेना है। अगर आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब आपने एक बार ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर लिया था सेम असेसमेंट ईयर का, अभी आप उसमें क्या करें, कुछ डिटेल्स आपको अपडेट करना है। आपको लग रहा है जो आपने फाइलिंग करते वक्त फर्स्ट टाइम जब आप फाइलिंग कर रहे थे उस समय जो डिटेल्स आपने दिया था वो डिटेल्स में कुछ चेंजेस हो गए हैं आज के डेट में, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आप रिवाइज करें तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ आपको नोटिस दिया है, कुछ नोटिस इशू करे हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन है
कि आपको अगर कोई नोटिस आया है तो उस केसेस में आपको देखना है कि किस तरीके का नोटिस आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको एप्रोप्रिएट सेक्शन सेलेक्ट करना है और आपको फाइल करना है। हम लोग अभी सिंपली इतना समझते हैं कि फर्स्ट टाइम हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं तो हम लोग 139 सबसेक्शन 1 ही सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप वो सारे डिटेल्स को सबमिट कर लेंगे, उसके बाद आपसे बैंक डिटेल्स पूछा जाएगा, तो आपके पैन कार्ड के साथ जितने भी बैंक अकाउंट लिंक है उन सभी को आप यहाँ पर क्या कर लें, लिंक कर लें, यहाँ पर मतलब फिल कर लें, और उसमें से कोई एक अकाउंट को आप सेलेक्ट कर लें रिफंड के लिए। कुछ कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं कि आपने जो एडवांस टैक्स भर रखा है, पे कर रखा है गवर्नमेंट को, या फिर सैलरी मिलते वक्त जो आपका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है आपके सैलरी से, वो प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ऑलरेडी आपके बिहाफ में सबमिट कर देती है। तो अगर वैसा कोई टैक्सेस सबमिट किया हुआ है और आपका जो लायबिलिटी है वो उससे कम बनता है, फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग ले लेते हैं कि आपके सैलरी से 1000 रुपीज का पूरे साल भर का मिला करके प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ और आपका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रहा है वो 800 रुपीज ही बन रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको 200 रुपीज का रिफंड बन जाएगा। तो ये रिफंड आपको कहाँ पे मिलेगा, आपने जो अकाउंट डिटेल सेलेक्ट कर रखा है उसमें आपको ये रिफंड गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएंगी। बट वो हम लोग लेटर ऑन देखेंगे कि आपने एडवांस टैक्स पे कर रखा है या नहीं कर रखा है, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने सारे डिटेल्स को वेरीफाई कर लिए, हम लोगों ने सारे डिटेल्स सबमिट कर लिए। अब सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, ग्रॉस टोटल इनकम देना है। ग्रॉस टोटल इनकम आपको बताना है कि आपका इनकम कौन कौन से सोर्सेज से आते हैं, बट मेजरली आपको ध्यान रखना है कि वो सैलरी के ही माध्यम से होना चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि हम लोग ITR 1 फाइल कर रहे हैं और ITR 1 बेसिकली सैलरीड एम्प्लॉय के लिए होता है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी आपको ग्रॉस सैलरी यहाँ पर सबमिट कर लेना है। उसमें से कोई एग्जम्पशंस अगर हैं, एग्जम्प्ट अलाउंसेस कुछ है तो वो अपने आप माइनस कर लेना है आपको। उसके बाद इनकम क्लेम्ड फॉर रिलीफ फॉर टैक्सेशन फ्रॉम टैक्सेशन अंडर सेक्शन 89A, अगर वैसा कोई इनकम है तो आप उसको लेस कर लें। इस सभी को लेस करने के बाद आपके पास नेट इनकम आ जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 16, वो आपको यहाँ से 50,000 लेस कर देगा खुद ब खुद। उसके बाद आपको चार्जेबल इनकम, सैलरी इनकम जो है वो यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आपका अगर कोई दूसरे सोर्स का भी इनकम है, जैसे कि मानकर के चलिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका है, मतलब आपके पास खुद का एक घर है, उसमें आपने क्या कर रखा है, लेट आउट कर रखा है। कुछ पोर्शन में आप खुद रहते हैं और कुछ पोर्शन आपने क्या कर रखा है, रेंट पे दे रखा है, टेनेंट को दे रखा है। तो वहां से जो रेंट आपको मिल रहा है वो रेंट का इनकम जो है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहलाता है। तो रेंट इनकम जो है वो आपको किस में जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वैसा कोई इनकम है तो वो इनकम भी आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद इंटरेस्ट आता है आपके सेविंग अकाउंट से। सेविंग अकाउंट में जो भी आपके पैसा रखा हुआ है, बैंक आपको जनरली उस पर इंटरेस्ट देती है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वैसे आपको डिटेल सबमिट करने की जरूरत है। यहाँ पर आपको वो डिटेल सबमिट करने की जरूरत है। जब वो सारे डिटेल्स आप फिलअप कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी, एक सैलरी इनकम आएगा, अगर हाउस प्रॉपर्टी का कोई इनकम है तो वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कोई इंटरेस्ट वगैरह का इनकम है, बैंक की तरफ से कोई इंटरेस्ट वगैरह आपको मिलता है उसका, या फिर कोई अदर सोर्सेज का भी इनकम है, जैसे कि आपने लॉटरी वगैरह खेला था, लॉटरी में आपका कुछ इनकम वगैरह हो गया, तो वैसा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको वो डिटेल्स सबमिट कर लेने की जरूरत है। जब ये तीनों को आप डिटेल्स फिलअप कर लेंगे उसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम आपको यहाँ पर शो करेगा। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट्स देखे। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको आपका डिटेल्स वेरीफाई करना है और कुछ डिटेल्स आपको सबमिट कर लेना है अगर वहां पे फील्ड नहीं है तो। दूसरा आपको ग्रॉस टोटल इनकम के सोर्सेज आपके क्या क्या हैं, एक तो सैलरी का आप इनकम दिखा सकते हैं ITR 1 में, दूसरा आप हाउस प्रॉपर्टी से अगर रेंट के थ्रू कोई इनकम अर्न कर रहे हैं वो आप दिखा सकते हैं, और एक आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब कोई भी अदर सोर्सेज जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने यहाँ पर नहीं मेंशन कर रखा है उसको आप बेसिकली अदर सोर्सेज में डाल सकते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक हो गया, बेटिंग गैम्बलिंग के थ्रू या फिर लॉटरी से कोई आप इनकम अर्न कर रहे हैं, वो इनकम अदर सोर्सेज में आप डाल सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट्स देखे। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या देखने वाले हैं, टोटल डिडक्शंस। तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम जो भी होता है उसमें से हमारा कितना खर्चा जो है वो हमें लेस करना है। तो वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिसको आप लेस कर सकते हैं आपके ग्रॉस टोटल इनकम से। तो यहाँ पर उसके सेक्शंस दिए हुए हैं, आप हर एक सेक्शन को गो थ्रू करेंगे एंड उसके बाद आपको क्या करना है, डिडक्शंस लेना है। तो ATCCD आप सबसे पहले देखेंगे, इसमें आपको कब डिडक्शन मिलेगा वो तो इसमें आपको तब डिडक्शन मिलेगा जब आपने कोई कंट्रीब्यूशन कर रखा है, किसके लिए, पेंशन स्कीम के लिए, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। तो आपके एम्प्लॉयर ने अगर किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन कर रखा है पेंशन स्कीम के लिए आपके बिहाफ में, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे 80D में मिल जाएगा। आपने किसी भी तरीके के डोनेशन वगैरह कर रखा है, चाहे वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो या फिर गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेट कर रखा है तो 80G आपको मिल जाएगा। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने किसी भी तरीके का डोनेशंस कर रखा है 80GGA में मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, आपका जो इंटरेस्ट आपको
आपने जो अभी इंटरेस्ट दिखाया था एज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया था ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको आपका इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक से जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो इनकम आपको यहाँ पर शो करना है। तो आपने यहाँ पर जो इनकम दिखाया था उसका डिडक्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि हमने जो इंटरेस्ट बैंक से अर्न करा है उसका डिडक्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। इस सेक्शन में जाकर के जितना अमाउंट आपने वहां पर मेंशन किया है वो अमाउंट यहाँ पर आकर के ऐड ऑन कर देंगे, पूरा का पूरा अमाउंट आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा और उस अमाउंट पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 सारा सेक्शंस को गो थ्रू कर लेंगे एंड जो भी आपका सेक्शंस एप्रोप्रिएट सेक्शंस में डिडक्शंस लगते हैं कि मुझे मिलना चाहिए वो डिटेल्स आप फिलअप कर लें और यहाँ पर आपको टोटल डिडक्शंस का अमाउंट दिख जाएगा। तो हम लोगों ने थर्ड पॉइंट भी देख लिया। अब यहाँ पर हम लोग फोर्थ पॉइंट देखने वाले हैं, टैक्स पेड, मतलब जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, आइदर इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस जो मैंने अभी आपको बताया कि सैलरी इनकम से आपका टीडीएस जो डिडक्ट होता है वो भी हो सकता है, या फिर अदर देन सैलरी अगर आपने कोई एसेट्स खरीदा है उस पर अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो वो भी आपको यहाँ पर उसका भी आपको डिटेल्स यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर आपको वो डिटेल्स दिख जाएगा कि कितना आपके एम्प्लॉयर ने आपका सैलरी से टीडीएस डिडक्ट किया है, वो डिटेल्स आपको दिख जाएगा। अगर आपने कोई एसेट्स परचेज किया था उस पर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो भी अमाउंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो ये बेसिकली जहां से आपको इनकम जनरेट हो रहा है और फॉर्म 16C में जो भी डिटेल्स आपको दिखाया जा रहा है उसके तहत अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा। टीसीएस, जहां से आपका इनकम जनरेट हो रहा था वहां से टीसीएस आपका डिडक्ट हुआ है, या फिर आपने एडवांस टैक्स कुछ पे कर रखा है, ये एडवांस टैक्स आपने कुछ पे कर रखा है, या फिर आपने सेल्फ असेसमेंट किया था और उसके बेसिस पे आपने कुछ ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है। अगर ऐसा कुछ भी पेमेंट आपने ऑलरेडी कर रखा है तो वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको 1 बाय 1 यहाँ पर दिखेगा और उस तरीके से टोटल टैक्सेस पेड का यहाँ पर सम आपको दिखेगा, टोटल आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट को कितना पे कर रखा है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो ये टोटल टैक्स लायबिलिटी में आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का सारा डिटेल्स दिखेगा। आपने सबसे पहले क्या किया, ग्रॉस टोटल इनकम दिखाया। ग्रॉस टोटल इनकम आपका सपोज मान करके चलिए आपने 5,70,000 रुपए ले लिया, मैं एग्जांपल एक ले लेता हूं। इसमें से आपने क्या किया, टोटल डिडक्शन आपने 1.5 लाख रुपए का ले लिया। इसके बाद आ जाता है आपका टोटल इनकम। सो आपका टोटल इनकम यहाँ पर शो करे तो आपको यहाँ पर 4,20,000 रुपए का टोटल इनकम दिख जाएगा। अब इसके ऊपर में टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स को कंप्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपने टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, आपको 5,70,000 था, उसमें से 4,20,000 हमारा इनकम यहाँ पर नेट दिखा था आफ्टर डिडक्शंस। अब इस 4,20,000 रुपए पे आपको टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम। इसके बाद अगर आप रिबेट के लिए एलिजिबल होंगे, 87A में आपको रिबेट दी जाती है। अगर आप रिबेट के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको रिबेट दी जाएगी। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट यहाँ पर आपको शो किया जाएगा। अगर आपका रिबेट आपको लेट सपोज नहीं मिलता है और आपका टैक्स अगर 15,000 फॉर एग्जांपल मिलता है कि आपको 15,000 पे करना है टू द गवर्नमेंट, तो इस 15,000 पे आपको HEC जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% वो कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब 15,000 पे 4% जो है वो कैलकुलेट करके वो अमाउंट यहाँ पर शो किया जाएगा एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। उसके बाद टोटल टैक्स एंड सेस दोनों मिला करके यहाँ पर वो टोटल आ जाएगा। इसके बाद आप अगर किसी भी तरीके का सपोज डिले करते हैं इनकम टैक्स फाइल करने में, बिफोर ड्यू डेट आप अगर फाइल नहीं करते हैं, आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इंटरेस्ट बेयर करना पड़ सकता है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। अगर आपने एडवांस टैक्स पे करने में किसी भी तरीके का डिफॉल्ट किया था तो आपको ये इंटरेस्ट लग सकता है, उसके ऊपर में इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर आपने शॉर्टफॉल किया है क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे करने में तो उसके ऊपर में आपको इंटरेस्ट लग सकता है। और डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न फाइल करने में ही आपने डिले कर दिया तो भी आपको लेट फाइन लग सकता है। तो इन सभी केसेस में आपका क्या हो सकता है, टैक्स का जो लायबिलिटी है वो और बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कोशिश ये रखना है कि ऑन और बिफोर ड्यू डेट आपको ITR फाइल कर लेना है। अगर आपके ऊपर में एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है तो आप एडवांस टैक्स प्रॉपर्ली कैलकुलेट करें एंड आफ्टर एवरी क्वार्टर आप उसे फाइल कर दिया करें विदाउट एनी डिले। अगर आप डिले करते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट और लेट फाइन बेयर करना पड़ सकता है। जब सारा चीज कैलकुलेट कर लिया जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल टैक्स आपको यहाँ पर शो किया जाएगा कि आपका टोटल टैक्स कितना बन रहा है। आपको उसके बाद गो थ्रू कर लेना है, आपको ये वेरीफाई कर लेना है कि जो यहाँ पर दिख रहा है क्या वो सही है या नहीं है। अगेन से आप चाहें तो एक बार वेरीफाई कर लें, उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आप उसको क्या करें, कंफर्म कर लें।
तो जैसे ही आप सारी चीज़ें फ़िलअप कर लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा वन बाय वन, जैसे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ़िलअप कर लिया, ग्रॉस टोटल इनकम आपने डिटेल्स सबमिट कर दिया, टोटल डिडक्शंस आपने दे दिया, टैक्स पेड आपका कितना था वो आपका फाइंड आउट हो गया और टोटल टैक्स लायबिलिटी आपका कितना बन रहा था वो भी आपका कन्फर्म हो गया। ये सारी चीज़ें जब आप ये सारी डिटेल्स फ़िलअप कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा और ये इनेबल हो जाएगा और ये उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड बटन पे क्लिक कर प्रोसीड बटन पर क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कि आपको शो किया जाएगा आपका पेमेंट टैक्स पेमेंट। अगर आपके ऊपर में कोई लायबिलिटी आती है, यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने 82,220 शो कर रखा है, तो इस तरीके का अगर कोई पेमेंट आपको करना है, आपके ऊपर में कोई टैक्स लायबिलिटी अगर बनता है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस आ जाएँगे, एक पे लेटर का और एक पे नाउ का। हमेशा ध्यान रखें कि पे नाउ का ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू पे लेटर। द सिंपल रीज़न इज़, अगर आप पे लेटर करते हैं एंड अगर आप पेमेंट करने में डिले करते हैं 1 महीना, 2 महीने या 10 दिन, कितना भी टाइम पीरियड अगर आप डिले करते हैं, तो एवरी सिंगल डे आपका क्या होता है, लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होते जाता है। जो टैक्स अमाउंट है, उस टैक्स अमाउंट पे इंटरेस्ट जुड़ने लगता है। क्योंकि आपको पेमेंट अगर लेट्स सपोज़ 1 तारीख को करना था और आप उसको 10 तारीख को पे कर रहे हैं, तो 10 दिन का जो लेट फाइन होता है या फिर जो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट उस पे जुड़ जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश ये रखें कि पे नाउ बटन पे क्लिक करें और तुरंत से जितना भी आपका टैक्स शो कर रहा है, वो आप पे कर लें। बट ये ऑप्शन आपको तभी शो करेगा जब आप लायबल हैं टू मेक अ पेमेंट, मतलब आपको अगर कोई टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर में अगर आपको शो कर रहा है, तभी आपको ये ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि वहाँ पर हमारा टैक्स दिख रहा था, इसीलिए हम लोगों को पे नाउ और पे लेटर का ऑप्शन आ रहा था। जैसे फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन, मतलब आपको अगर 1 रुपया भी पे नहीं करना है, आपके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी है वो अगर 0 आ रही है, तो उस केस में देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको प्रीव्यू रिटर्न का ऑप्शन आएगा, पे नाउ पे लेटर का ऑप्शन नहीं आता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है, प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है और आपको प्रोसीड कर लेना है। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था फर्स्ट में कि हमें कुछ लायबिलिटी पे करने की ज़रूरत है, तो अगर हमें पे करने की ज़रूरत है, तो हमने सबसे पहले क्या करना था, पे नाउ बटन पे क्लिक करना था। पे नाउ बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। इस पॉपअप को आपको क्या करना है, इस पॉपअप में सिंपली इतना लिखा हुआ है कि ये पोर्टल से आपको दूसरे पोर्टल पे रीडायरेक्ट किया जाएगा टू मेक द पेमेंट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको टैक्स पे करने के लिए दूसरे पोर्टल पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो आपको इस पे क्या करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेना है और आपको आपका जो भी डिटेल्स है, जो भी अमाउंट आपको पे करना है, वो आपको नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको पे कर लेना है। तो जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल का पॉपअप आ जाएगा। आपको क्या करना है, उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आगे प्रोसीड करना है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारा कुछ भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है, अगर अमाउंट पेएबल हमारा 0 है, और तो हमें पहला बात तो पे नाउ और पे लेटर का ऑप्शन नहीं आएगा, हमें क्या ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू रिटर्न। तो हमें क्या करना है, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर लेना है और अगर आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है तो पे कर लेना है। पे करने के बाद आपका अमाउंट पेड दिखेगा और उसके बाद जब पे नाउ पे लेटर का ऑप्शन आपका भी हट जाएगा, उसके बाद आपको भी यही सेम ऑप्शन दिखेगा, प्रीव्यू रिटर्न का। तो जैसे ही आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा, आपको इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको क्या करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। आपको प्रीव्यू कर लेना है, मतलब एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना है, सारी चीजें आपको वन बाय वन देख लेनी है। अगर आपको लगता है अगेन मुझे कोई चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो चेंजेस कर लेना है। अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम फिलअप करना है, आपको यहाँ पर अपना नाम सबमिट करना है, आपके गार्डियन का नेम मेंशन करना है। अगर आप खुद से अपना आईटीआर फाइल करें तो सेल्फ रखना है। अगर आप किसी और का फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप अपना पैन नंबर यहाँ पर सबमिट कर दें। पैन नंबर सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट। आपको इस प्रीव्यू पे सबमिट क्लिक करना है एंड सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका जो आईटीआर है वो सबमिट हो गया। अब सबमिट होने के बाद आपको एक लास्ट स्टेप और फॉलो करना पड़ता है। वो लास्ट स्टेप क्या है, प्रोसीड टू वेरीफाई। मतलब सिर्फ सबमिट करने से काम नहीं चलेगा, आपको वेरीफाई भी करना पड़ता है। ये वेरिफिकेशन वो फॉर्म को वेरीफाई करने वाला वेरिफिकेशन नहीं है, ये वेरिफिकेशन वो है जिससे ये प्रूफ होता है कि हाँ, आपने ही अपना आईटीआर जो है वो सबमिट किया है, किसी और पर्सन ने या किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं किया गया है। कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन ने आपके लॉगिन को लेकर के गलत सलत डिटेल्स उन्होंने ना भरा हो। उसको वेरीफाई करने के लिए ये अलग वेरिफिकेशन होता है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ये दूसरा ऑप्शन आता है। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको इसमें सिंपली क्या करना है, हम लोग वो भी देखते हैं नीचे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। तो आप किस तरीके से अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शंस आते हैं। ई वेरीफाई नाउ, आप या तो अभी तुरंत वेरीफाई कर लें या तो आप लेटर ऑन कर लें विद इन 120 डेज,
ऑफ सबमिशन, मतलब आज आपने सबमिट किया है तो अगले 120 दिन के अंदर में उसको वेरीफाई कर लेना है, या तो फिर आपको सेंड करना है हार्ड कॉपी टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय स्पीड पोस्ट विद इन 120 डेज। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो सबसे बेटर है। क्यों बेटर ऑप्शन है? क्योंकि अभी आपने अपना आईटीआर सबमिट किया है, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप उसको वेरीफाई भी कर ले, बिकॉज हो सकता है लेटर अगर आप कर लेंगे, सेकंड ऑप्शन आप अगर सेलेक्ट करते हैं, हो सकता है कल के डेट में आप विद इन 120 डेज अगर आप भूल गए, सबमिट नहीं कर पाए, तो आपका आईटीआर जो आपने सबमिट किया है वो फेल हो जाएगा। वो ऐसे माना जाएगा जैसे आपने अपना आईटीआर कभी फाइल किया ही नहीं था, उस तरीके को उसको समझ लिया जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ई वेरीफाई नाउ पे कर लेना है। और थर्ड ऑप्शन आपको क्यों सेलेक्ट नहीं करना है, या फिर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें दिक्कतें क्या आ सकती हैं कि आपको हार्ड कॉपी, मतलब आपको पहले तो प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, फिर किसी पोस्ट स्पीड पोस्ट कोरियर के पास जाना पड़ेगा, और फिर आपको वो स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो एक दिन में ना पहुंचे, और वो एक दिन में तो डेफिनेटली नहीं पहुंचेगा। तो हो सकता है कि उसको पहुंचने में 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बीच में वो क्या हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, तो वो जहां पर पहुंचना चाहिए था बिकॉज ऑफ सम रीजन वो वहां पर नहीं पहुंच पाया। तो इन दोनों केसेस में क्या हो सकता है, डिले हो सकता है, और चांसेस हैं कि आपका जो फाइलिंग है वो नहीं होगा। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज द बेटर वन। आपको तुरंत से क्या कर लेना चाहिए, ई वेरीफाई कर लेना चाहिए। ई वेरीफाई करने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, इसके भी सिंपल प्रोसेस है, आप नीचे जाके देख सकते हैं। तो जैसे ही आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पे प्रेस करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, ई वेरीफाई में आपको आपके आधार कार्ड, जो आपका आधार नंबर आपको सबमिट करना होता है, और आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर होती है उस पर आपको एक ओटीपी चला जाता है। सिंपली आपको उस ओटीपी को फिलअप कर देना है और हो गया, आपका वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। बट ध्यान आपको क्या रखना है, एक नोट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड के साथ अगर लिंक नहीं है, तो उस केस में आपका पैन पहला चीज तो इनऑपरेटिव हो जाएगा, आपका आईटीआर फाइलिंग भी बंद हो जाएगा, एंड दूसरा चीज अगर आप आईटीआर सबमिट कर लेते हैं तो उसको वेरीफाई आप नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ई वेरिफिकेशन नहीं करते हैं विद इन गिवन टाइम पीरियड, तो क्या हो जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने कभी अपना इनकम टैक्स फाइलिंग किया ही नहीं था, तो आपको जो रिफंड मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, या फिर आप अगर किसी लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते थे वो भी आपको नहीं मिलेगा, या फिर आज आप अपना जैसे इनकम प्रूफ रखना चाहते थे वो इनकम प्रूफ भी नहीं बन पाएगा। तो वो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपका आईटीआर कभी आपने फाइल किया ही नहीं था। तो इसी के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका पैन कार्ड जो है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो, और आपको उसके बाद वो वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। इन केस अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं रहता है, तो आपको यहाँ पर वो पॉपअप आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करते हैं ई वेरीफाई नाउ का, तो आपको क्या आ जाएगा, लिंक नाउ का एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप लिंक नाउ पे क्लिक करते हैं, अगेन आपको कुछ मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे टू गेट योर आधार लिंक्ड विथ योर पैन कार्ड। अब उसमें आपको क्या करना पड़ सकता है, उसमें आपको लेट फाइन भी पे करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट का जो भी अमाउंट है, जो भी एक नॉमिनल फी है, चाहे वो 1000 रुपए का हो या फिर 500 रुपीज का हो सकता है, या फिर वो 1000 का भी हो सकता है, तो वो 1000 से 500 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा टू गेट योर आधार लिंक्ड विथ योर पैन कार्ड। फिर उसके बाद जब आप उस डिटेल्स को सबमिट कर लेंगे, लिंक पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर लेंगे, सारे डिटेल्स फिलअप करके जब वेरिफिकेशन लिंक करा लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ई वेरीफाई करना पड़ेगा, ई वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो उस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन बचता है कि आप ई वेरीफाई लेटर कर लें, और उसके बाद पहले आप अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर लें, उसके बाद आप लेटर ऑन क्या करें, फिर से लॉगिन करके ई वेरिफिकेशन कर लें। एंड जैसे ही आपका ई वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का पॉपअप आ जाता है, कुछ इस तरीके का पॉपअप आ जाता है, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, ये डिटेल्स आपको दिख जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना रिसीप्ट जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लेना है, एंड दैट्स इट। ये था लास्ट स्टेप, ये लास्ट स्टेप आपको कंप्लीट कर लेना है, और हो गया आपका ITR 1 फाइलिंग डन।